हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे आप जानते हैं हमने ऑलरेडी हमारा जो नॉवेल का सेक्शन है 4.4 लास्ट चैप्टर हमने अपना पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज हम जो करने वाले हैं उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, इसके साथ साथ हमारा नॉवेल जो है 12th स्टैंडर्ड का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा 4.4 द साइन ऑफ फोर। ब्रेनस्टॉर्मिंग में सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको पूछता है जो मेजर कैरेक्टर्स थे इस नॉवेल के अंदर, जैसे डॉक्टर वॉटसन है, शर्लॉक होम्स है, हमारे मिस मॉस्टन है। ये लोग थोड़े मेजर कैरेक्टर्स थे क्योंकि इनके बीच में कॉन्वर्जेशन चल रहा था और इन्हीं की बातें ज़्यादा हो रही थी, तो ये मेजर कैरेक्टर्स है हमारे। अब हमको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या बताना है कि इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती है। तो हमको हाईलाइट करके बताना है कि इनकी क्वालिटीज़ क्या क्या थी। बेसिकली क्वालिटीज़ का मतलब होता है इनके कैरेक्टर के गुण जो है वो क्या क्या थे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है डॉक्टर वॉटसन के बारे में। डॉक्टर वॉटसन के बारे में जो दिया है वो कहते हैं कि डॉक्टर वॉटसन जो है वो क्या थे, ऑब्जर्वेंट थे। ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है कि चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया करते थे। कुछ बोलते नहीं थे ज़्यादा, लेकिन चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उनको देखना, पूरी तरीके से देखकर उसके बारे में कुछ तो सोचते रहना, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व करना। सेकेंड आता है हमारा कर्टिस। कर्टिस यानी कि काफ़ी ज़्यादा पोलाइट थे। उसी के साथ साथ नेक्स्ट जो है वो ये है हमारा पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है काफ़ी पॉजिटिव सोच रखने वाला इंसान। और डिफिडेंट का मतलब होता है थोड़े से शाय थे, क्योंकि उनके अंदर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहा होगा, इसलिए वो थोड़े से शाय थे। नेक्स्ट हमारे हैं शर्लॉक होम्स। ये तो हमारे सबसे अच्छे कैरेक्टर है क्योंकि ये हमारे डिटेक्टिव रह चुके हैं, राइट। तो बेसिकली इनकी क्वालिटीज़ क्या होती है, या ये समझ लो डिटेक्टिव जो होते हैं उनकी क्वालिटीज़ जो है वो क्या होनी चाहिए। पहला तो है उनका इंटेलिजेंट, डेफिनेटली। मेथोडिकल का मतलब होता है थोड़े से कैलकुलेटिव थे, हर एक चीज़ के ऊपर, फैक्ट के ऊपर काम करते थे, इमोशंस में नहीं बहते थे। फैक्ट देखते थे, फैक्ट सोचते थे और उसी के ऊपर अपना डिसीजन जो है वो बनाया करते थे। प्रिसाइज थे, यानी कि स्पेसिफिक थे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर कि अगर ये बात ऐसी ही है तो उसको उतना ही सोचेंगे, उतना ही काम करेंगे। प्रिसाइज, एकदम स्पेसिफिक थे वो। और उसी के साथ साथ स्किलफुल भी थे। स्किलफुल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा स्किल्स थी उनके पास, अलग अलग सोचने की स्किल, समझदारी की स्किल, उसके साथ साथ थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन की स्किल, तो ये सारी उनकी स्किल्स थी। अब इसके साथ हम बढ़ते हैं हमारी मिस मैरी मॉस्टन के स्किल के ऊपर। सेंसिटिव थी, काफ़ी ज़्यादा भावुक इंसान थी वो। अट्रैक्टिव थी, बेसिकली ब्यूटीफुल थी वो। ब्यूटीफुल मतलब एक ऐसा ब्यूटी था उसके अंदर जो अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट करता था। उसी के साथ साथ थोड़ी सी काइंड भी थी वो, दयावान भी थी वो। और इंट्यूटिव, इंट्यूटिव का मतलब होता है कुछ इंट्यूशंस होते हैं जब हमको, हमारे मन में कभी ऐसा हमको लगता है कि हाँ ये चीज़ ज़रूर ऐसी होगी, ज़रूर इसका उस चीज़ से कोई लेना देना होगा, तो ये हमारे इंट्यूशंस होते हैं। तो सिमिलरली क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि इंट्यूटिव थी। कौन थी? मैरी मॉस्टन जो है वो हमारी इंट्यूटिव थी, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशंस के ऊपर बिलीव किया करती थी। तो ये थे हमारे 3 मेजर कैरेक्टर्स और ये है उनकी 3 क्वालिटीज़। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ मैरी मॉस्टन फ्रॉम डॉक्टर वॉटसन्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसका आंसर आपको कैसे देना है? डॉक्टर वॉटसन जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचकर बताना है कि वो मिस मैरी मॉस्टन जो है उसके बारे में क्या सोचा करते थे। तो मैरी मॉस्टन के बारे में डॉक्टर वॉटसन का क्या कहना है? वो बोलते थे कि शी वॉज ड्रेस्ड सिंपली बट टेस्टफुली, यानी कि एकदम ही सिंपल ड्रेस पहना हुआ था लेकिन काफ़ी एलिगेंट, काफ़ी अच्छी लग रही थी उसके अंदर। उसी के साथ साथ आई कुड सी दैट शी वॉज अ पर्सन ऑफ लिमिटेड मीन्स। लिमिटेड मीन्स यानी कि कुछ लोग होते हैं जो कपड़े पहनते हैं तो साथ में उनको वॉच चाहिए, ज्वेलरीज चाहिए पहनने के लिए, तो सर से पाँव तक उनको सजने धजने की आदत होती है। लेकिन वो बोलते हैं लिमिटेड मीन्स, यानी कि ये लिमिटेड रिसोर्स के साथ अपने आप को कैरी किया करती थी। शी वॉज स्वीट, हर एक्सप्रेशन वॉज स्वीट एंड प्लेजेंट। आई कुड मेक आउट दैट हर नेचर वॉज रिफाइंड एंड सेंसिटिव। रिफाइंड नेचर का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा पोलाइट थी, काफ़ी मैनर्स वाली इंसान थी, तमीज़दार इंसान थी, सेंसिटिव थी, भावुक इंसान थी। माई कैलकुलेशंस टोल्ड मी दैट शी वॉज अबाउट 27 ईयर्स। जब उन्होंने कैलकुलेट किया कि जब इसके फादर की डेथ हुई थी तब वो कितने साल की थी, बेसिकली जब उसके फादर डिसअपियर हो गए थे। डिसअपियर होने के टाइम पे उसकी एज अगर 17 थी और फादर को डिसअपियर होकर आज 10 साल हो गए हैं, तो अभी उसकी एज होनी चाहिए कितनी? 17 + 10 दैट इज़ 27। तो अभी उस लड़की की एज 27 ईयर्स होगी। शी वॉज एजिटेटेड बाय द मिस्ट्री सराउंडिंग हर लाइफ। अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी अपनी लाइफ में। ये जो मिस्ट्री है जो वो ढूंढ रही थी कि मेरे फादर नहीं है और उसी के साथ साथ मुझे कौन है, हर साल पर्ल भी भेजता है, मोती भेजता है, और उसी के साथ साथ वो इंसान ने आज मुझे चिट्ठी भी भेजी है, मिलने के लिए बुलाया है। I found her graceful and attractive, though her face did not have regular features or a beautiful complexion. उसका चेहरे पे एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन था, भले वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, बहुत ज़्यादा गोरा चिट्टा रंग नहीं था उसका, लेकिन फिर भी वो जो मैरी मॉस्टन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी।
हर आई शोड दैट शी वॉज अ सिंपथेटिक पर्सन, उसकी आंखें जो थी वो कुछ ऐसे थी कि जो बताती थी हमको कि बहुत ही सिंपथी रखती है ये इंसान हर किसी के लिए। आई वॉज मच इम्प्रेस्ड बाई हर एंड अट्रैक्टेड टू हर, और इसीलिए डॉक्टर वॉटसन बोलते हैं मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी था और उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हुआ करता था। नेक्स्ट आते हैं हमारे शर्लॉक होम्स इज द लीडिंग कैरेक्टर इन द एक्सट्रैक्ट, एक्सप्लेन। अब शर्लॉक होम्स जो है ये हमारे लीडिंग कैरेक्टर क्यों, बाकी सब तो मेजर कैरेक्टर है लेकिन इनको बोला गया है लीडिंग कैरेक्टर क्यों, क्योंकि भाई इन्हीं का तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, ये डिटेक्टिव थे। ये सारा केस जो हमने देखा स्टार्टिंग से शुरुआत हुई, मिस मॉस्टन उनके पास आई, अपनी कहानी डिस्कस की, सब कुछ बताया, तो उन्होंने ही तो पता लगाया ना सारी चीज़ों को। तो बेसिकली इस मूवी के जैसे एक हीरो होता है जो मेन कैरेक्टर होता है, उसी तरीके से शर्लॉक होम्स जो है हमारे क्या है, लीडिंग कैरेक्टर है। अब मैरी मॉस्टन हैड कम टू आस्क हिज एडवाइस अबाउट अ प्रॉब्लम दैट शी वाज फेसिंग, तो मैरी मॉस्टन ने अपनी एक प्रॉब्लम लेकर आई, किसके पास आई, लेकर शर्लॉक होम्स के बाद, और अपनी प्रॉब्लम को बताया। उसी के साथ साथ होम्स ने क्या किया, उस सारे लीड को फॉलो करते हुए क्या किया, फाइंड किया, क्या कि उसके जो फादर थे उनका फ्रेंड था मेजर शॉल्टो, और वो क्या ये उनकी हैंडराइटिंग तो नहीं जिसने वो लेटर भेजा है। और उसी के साथ साथ होम्स वॉज शार्प, एक्यूरेट, इंटेलिजेंट एंड मेथोडिकल, ही हैड एन एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ सॉल्विंग केसेस, तो उसका जो पिछला रिकॉर्ड था वो बोलता है कि उसका केस सॉल्व करने का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रह चुका है, और उसके जो भी डिडक्शंस होते हैं यानी कि जो भी वो उसका फाइंड आउट होता है स्टडी का, वो क्या हुआ करता था, उसकी फाइंडिंग्स जो होती थी वो हमेशा सही हुआ करती थी। वॉटसन वॉज मियरली हिज फ्रेंड हु हेल्प्ड हिम एंड केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ हिज केसेस, तो डॉक्टर वॉटसन जो है वो उसके बहुत ही अच्छे दोस्त थे और जो उसके सारे केसेस के हिस्ट्री के क्या किया करते थे, रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया करते थे। तो ये थे हमारे शर्लॉक होम्स। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की, डॉक्टर वॉटसन। द नरेटर इज वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स इन द नॉवेल, एक्सप्लेन। अब ये जो कहानी हम देखते आए हैं उसको नरेट जो कर रहे थे वो कर रहे थे कौन, डॉक्टर वॉटसन कर रहे थे, तो वो भी एक मेजर कैरेक्टर है, वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स है वो। डॉक्टर वॉटसन जो है वो नरेटर है। ही वॉज प्रेजेंट व्हेन केस वॉज ब्रॉट टू होम्स, यानी कि जब केस को लेकर आया गया किसके पास, शर्लॉक होम्स के पास, मैरी मॉस्टन केस लेकर आए तब वो वहाँ पर प्रेजेंट थे, और वो जो है हमारे होम्स हैं उनके कंपेनियन हुआ करते थे। कंपेनियन मतलब उनके साथी थे जो उनके सारी हेल्प किया करते थे, उनकी केस सॉल्व करने में हेल्प किया करते थे। ही ऑल्सो केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द केसेस दैट होम्स हैड टेकन अप, और वो जितने भी केस शर्लॉक होम्स ने सॉल्व किए थे वो सारे केसेस का क्या करते थे, अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन किया करते थे। In his extract, he is present when Mary recounts her case and he accompanies Holmes and Mary to meet the writer of the anonymous letter. He is sensitive, romantic and a true gentleman. He marries Mary in the end. Basically वो बोल रहे हैं कि जब ये लेटर आया था तो उसके बारे में जब पता लगाया जा रहा था तो किसने भेजा था, जब वो किसी इंसान ने बुलाया था तो डॉक्टर वॉटसन वहाँ तक भी गए थे साथ में, और एट दी एंड इट इज़ मेंशन दैट ही मैरीज मैरी इन दी एंड, यानी मैरी मॉस्टन से वो लास्ट में क्या कर देते हैं, शादी कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होम्स इज वन स्टेप अहेड ऑफ डॉक्टर वॉटसन इन सॉल्विंग केसेस, एल्यूसिडेट। तो बेसिकली शर्लॉक होम्स जो है वो हमेशा डॉक्टर वॉटसन से एक कदम आगे चलकर सोचा करते थे कि केस जो है वो हमेशा एक कदम आगे सोचकर उस केस को जीता करते थे। एल्यूसिडेट मतलब एक्सप्लेन करना है हमको इस चीज़ को, क्या कैसे हम इसको साबित करेंगे। वॉटसन इज इमोशनल, सिंपल एंड ट्रस्टफुल, वाइल होम्स इज शार्प, ऑब्जेक्टिव एंड मेथोडिकल। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया जब इनकी क्वालिटीज़ बोली तो वॉटसन जो है वो काफ़ी इमोशनल इंसान है, लेकिन होम्स जो है वो शार्प यानी कि तेज़ दिमाग वाले भी है और मेथोडिकल भी है, यानी इमोशंस के ऊपर काम नहीं करते हुए फैक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। होम्स इज ऑल्सो एनालिटिकल एंड नोटिसेस द लिटिल डिटेल्स विच गिव हिम क्लूज टू सॉल्व अ केस, यानी कि होम्स जो है वो बारीकी से हर एक चीज़ को देखा करते थे, बारीकी से हर एक चीज़ की जांच पड़ताल किया करते थे और केस को सॉल्व किया करते थे। वॉटसन डज नॉट, और ये काम वॉटसन नहीं करते थे। हैंस इज ऑफन ऑन द रॉन्ग ट्रैक, और वॉटसन क्योंकि इमोशंस में ज़्यादा बहते थे इसीलिए हमेशा गलत ट्रैक पकड़कर केस की तरफ बढ़ते थे। होम्स इज द रियल डिटेक्टिव while Watson is merely his friend and companion। अब शर्लॉक होम्स जो है वो हमारे लीडिंग कैरेक्टर है ना, क्योंकि वही तो हमारे मेन डिटेक्टिव है, तो वो हमारे डिटेक्टिव है। हालांकि अगर वॉटसन की बात किया जाए तो वो सिर्फ एक फ्रेंड है, एक कंपेनियन है। होम्स इज ऑलवेज अहेड ऑफ वॉटसन एंड सॉल्व केसेस विच वॉटसन इज नॉट इवन नियर टू क्रैकिंग, इसीलिए तो होम्स जो है वो हमेशा सारे केस सॉल्व कर दिया करते थे और वॉटसन इज नॉट इवन नियर टू क्रैकिंग। नॉट इवन नियर का मतलब है केस सॉल्व करने के नज़दीक भी नहीं आते थे। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन इस आंसर का कि क्यों शर्लॉक होम्स जो है वो एक कदम डॉक्टर वॉटसन से आगे रहते थे केस सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जो कि स्टोरी के प्लॉट की बात करता है। अरेंज द सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस एज पर द ऑकरेंस इन द एक्सट्रैक्ट, यानी अब यहाँ पर जो है आपको जम्बल्ड इंसिडेंट्स दिया हुआ है। हमको क्या करना है, एक एक इवेंट्स को अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, जैसे जैसे इवेंट ऑकर हुए हैं उसके सही फॉर्म में। हमने असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा है ना, तो असेंडिंग फॉर्म में हमको क्या करना है, जैसे जैसे इवेंट्स हुए हैं हमको उसको अरेंज करना है। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है जम्बल्ड इवेंट्स, यहाँ पर दिए हैं उनके करेक्ट सीक्वेंस। Holmes put a revolver in his pocket. Holmes gave Winwood's book Martyrdom of Man to Dr. Watson. Mary received a large and lustrous pearl through the post. Mary's father was an officer in an Indian regiment, and the last one says Mary Mostyn was a well-dressed young lady. So these are some of the jumbled incidents. अब हमको इन सबको रीअरेंज करके यहाँ पर वापस से लिखना है। तो करेक्ट सीक्वेंस बोलता है हमको कि सबसे पहला इंसिडेंट क्या हुआ है, मैरी मॉस्टन वॉज अ वेल ड्रेस्ड यंग लेडी, क्योंकि जब वो मिलने आती है तो ये वाला सेंटेंस हमको पहले दिया हुआ है। सेकेंड है मैरीज फादर वॉज एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, अब वो अपने फादर के बारे में बताती है अपनी स्टोरी शुरू करते हुए, तो ये हमारा सेकेंड इंसिडेंट है। थर्ड है हमारा, उसको एक लार्ज और लस्ट्रस पर्ल पोस्ट के जरिए मिलता रहता था। होम्स गेव विनवुड्स बुक मार्टियरडम ऑफ मैन टू डॉक्टर वॉटसन को दिया था उन्होंने बुक, और होम्स जब निकलते हैं केस को सॉल्व करने के लिए, जब उस अनजान इंसान से मिलने जाते हैं तो अपनी जेब में रिवॉल्वर जो है वो रख कर जाते हैं, इसीलिए ये एज पर हमारे इंसिडेंट्स लास्ट इंसिडेंट होगा। ओके, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको लिखेंगे 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस वन इज योर 5th। तो बेसिकली डिसेंडिंग है, कहीं ना कहीं हमने इसको असेंडिंग में अरेंज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द लाइट ऑफ द एक्सट्रैक्ट। अब कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमको उसको एग्जैक्टली बताना है उसके बारे में। द ट्रायो होम्स डॉक्टर वॉटसन एंड मैरी डिसाइड टू विजिट लीसियम। अब ये लोग जो है, ये लोग क्यों डिसाइड करते हैं लीसियम थिएटर जाना है, क्या रीज़न है लीसियम थिएटर जाने के पीछे, तो आइए हम देखते हैं क्या रीज़न है उसका लीसियम थिएटर ले जाने के लिए। Theatre 400 had received an anonymous letter asking her to be outside the Lyceum Theatre. I think there is some mistake. यहाँ पर 400 नहीं आएगा, यहाँ पर मैरी मॉस्टन आएगा, कुछ एरर आ गया होगा आंसर में। ओके, तो मैरी मॉस्टन ने जो है एक अनोनिमस लेटर यानी एक अनजान चिट्ठी मिली थी उसको, जिसमें लिखा था कि लीसियम थिएटर आना है ऑन अ पर्टिकुलर नाइट एट 7 o'clock। किसी एक दिन पर उसको बुलाया गया था शाम के 7 बजे आने के लिए। लेटर क्या बोलता है उसको, अगर वो आती है तो उसके फ़ायदे की बात है, और अगर उसको भरोसा नहीं है, अपनी सेफ्टी फील नहीं होती है, तो अपने साथ अपने 2 दोस्तों को लेकर आ सकती है। तो मैरी के पास तो कोई दोस्त है ही नहीं, तो वो क्या करती है, होम्स और डॉक्टर वॉटसन जो है उनको बोल देती है मेरे साथ आ जाने के लिए, और दोनों के दोनों अग्री करते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार है, क्योंकि ये उनका पहला स्टेप था, पहला कदम था केस को सॉल्व करने के लिए। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों वो लोग लीसियम थिएटर गए थे। सेकेंड है मैरी रिसीव्ड पर्ल्स एवरी ईयर ऑन द सेम डे। अब मैरी जो है वो हर साल उसको मोती मिला करते थे, तो क्यों मिलते थे। मेजर शॉल्टो मैरी फादर्स फ्रेंड, यानी कि मैरी मॉस्टन जो है तो उसके जो फादर के फ्रेंड है मेजर शॉल्टो, उनके बारे में दिया है। उसने क्या किया था, मैरी के फादर को किसी को चीट किया था, मैरीज फादर ऑफ हिज शेयर इन द आगरा ट्रेजर, यानी उसके मैरी के फादर को चीट किया था, आगरा का जो खजाना लुटा हुआ था उसके अंदर। और जस्ट बिफोर ही डाइड मेजर शॉल्टो इन्फॉर्म्ड हिज सन थॉडस ऑफ दिस। तो जैसे जैसे उसका वक्त नज़दीक आता है, उसे पता है अब वो मरने वाला है, तो उसने क्या किया, अपने बड़े बेटे को बुलाकर, दोनों बच्चों को बुलाकर उसने बता दिया। Thaddeus did not have the treasure. He tried to rectify the matter to a certain extent by sending Mary a rare and expensive pearl every year on the same day as he sent the first one. तो क्योंकि थॉडियस को पता ही नहीं था अब तक कि खजाना कहाँ पर रखा हुआ है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। अब खजाना का है पता नहीं है, तो इस चीज़ को जो हम कॉम्पेंसेट करना है हमको, तो कैसे करेंगे, इसलिए वो हर साल क्या करता था, मैरी मॉस्टन को जो है वो एक पर्ल जो है वो सेंड कर दिया करता था। होम्स केयरफुली एग्जामिन द पेपर गिवन बाय मैरी। तो शर्लॉक होम्स जो है वो पेपर को इतना ध्यान से क्यों देखते हैं। मैरी जो है उसको एक क्यूरियस पेपर मिलता है अपने फादर के डेस्क पे, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। होम्स डिड्यूस द कलर ऑफ द पेपर दैट इट वॉज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब होम पता लगाता है, जांच पड़ताल करता है, क्योंकि बारीकी से डिटेल्स को चेक करता है, तो वो देखता है कि वो जो पेपर है वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ही फेल्ट इट वॉज रिलेटेड इन सम वे टू द मिस्ट्री ऑन दी हैंड, यानी कि ये जो मिस्ट्री चल रही है इसी से रिलेटेड कोई ना कोई वो डॉक्यूमेंट है। हैंस ही एग्जामिन्ड इट केयरफुली टू गेट सम क्लूज विच वुड हेल्प टू सॉल्व द मिस्ट्री। इसीलिए वो क्या करता है, उस पेपर को जांच पड़ताल उसकी अच्छे से करता है, ध्यान से करता है, ताकि वो उस मिस्ट्री को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। Setting. Cite various references lines from the extract that tells us about the time and period of the event.
यानी कि अब हमको बताना है कौन से टाइम पीरियड में कौन से इवेंट्स के बारे में बात चल रही है। लाइन्स हमारी बोलती है ही डिसअपियर्ड अपॉन द 3rd of December 1878 नियरली 10 years ago। तो पहला जो है हमको वो बोलता है कि वो 10 साल पहले 3 दिसंबर 1878 को गायब हो चुका था। तो मैरीज फादर यानी टाइम ऑन पीरियड मैरीज, तो यानी कि हमको यहाँ बताना है किसके बारे में बात चल रही है, उस वो इवेंट कैसे हुआ था। तो मैरीज फादर जो है वो डिसअपियर हुए थे 1878 में अबाउट 10 years ago बिफोर शी मेट होम्स एंड वॉटसन ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो वॉटसन और होम्स को मिलने के पहले 10 साल पहले उसके फादर जो है वो डिसअपियर हो चुके थे। About 6 years ago, to be exact, upon the 4th of May 1882, an advertisement appeared in the Times asking for the address of Miss Mary Mostyn। यानी कि अब ये हमको क्या बोलता है कि 6 साल पहले ही कुछ क्या हुआ था, एक एडवर्टाइजमेंट आया था 1882 4 मई को। क्या एडवर्टाइजमेंट था कि मैरी मॉस्टन को उसका एड्रेस मांगा जाता है और द सेम डे, और उसी दिन जब वो एड्रेस भेज देती है तो उसी दिन उसको एक पोस्ट कार्ड मिलता है जो कि स्मॉल कार्डबोर्ड बॉक्स होता है उसके अंदर, और उसके अंदर उसको क्या भेजा जाता है, एक लस्ट्रस, एक बहुत ही महंगा और रेयर क्वालिटी वाला मोती जो है वो भेजा जाता है। मैरी फर्स्ट रिसीव्ड एन एक्सपेंसिव रेयर पर्ल इन 1882 6 years बिफोर शी रिसीव्ड एन एनोनिमस लेटर एंड शी केम टू मीट होम्स। यानी 6 साल पहले उसको क्या हुआ था, ये पर्ल जो है वो मिला था। तो किसको मिलने के पहले मिला था, शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन से मिलने के पहले मिला था। दिस मॉर्निंग आई रिसीव दिस लेटर विच यू विल परहैप्स रीड फॉर योर सेल्फ। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है, मैरी रिसीव्स एन अनोनिमस लेटर इन 1888, यानी कौन से ईयर की बात है, 1888 में उसको एक लेटर मिला था, अनोनिमस लेटर, अनजान लेटर, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द डे ऑन विच शी कंसल्ट्स होम। जब वो कंसल्ट करती है, होम्स को बता रही होती है, उस दिन की बात है, मुझे मॉर्निंग में क्या मिला था, एक अनोनिमस अनजान लेटर मिला था। इसी तरीके से बच्चों सारे आंसर्स यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मेंशन किए हुए हैं कि इस इधर पे इंसिडेंट हुआ है और यहाँ पर आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एग्जैक्टली ये इंसिडेंट्स किस तरीके से ऑकर हुए हैं। तो आप लोग एक बार इसको देख सकते हो। एक और चीज़ पे हम ध्यान दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ शी वे 17 एट द टाइम ऑफ अ फादर्स डिसअपियरेंस शी मस्ट बी 7 and 20 नाउ। यानी कि जब उसके फादर डिसअपियर हुए थे तब अगर वो 17 ईयर्स की थी तो अभी उसकी एज 7 and 20 होनी चाहिए। तो बेसिकली कौन बोलता है, ये डॉक्टर वॉटसन जो मैरी मॉस्टन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट थे, वो अपना कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर 10 साल पहले वो 17 साल की थी तो अभी वो कितनी होगी, 27 ईयर्स की होगी। Last time in the year 1878, my father, who was senior captain of his regiment, obtained 12 months leave and came home. So this was in 1878, 10 earlier when years Mostyn captain disappeared. So basically यहाँ पर बात की जा रही है कब की, यहाँ बोला जा रहा है जब वो अपनी कहानी बता रही होती है तो तभी की बात है कि उसके फादर जो है वो कुछ 10 साल पहले क्या हो गए, डिसअपियर हो चुके थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द सीरीज ऑफ एक्शंस गो फ्रॉम लंदन टू इंडिया, एक्सप्लेन बाय साइटिंग रेफरेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। अब ये जो कहानी है लंदन से इंडिया तक क्यों और कैसे पहुंची उसके बारे में हमको बताना है। तो एक्सट्रैक्ट जो है उसकी शुरुआत होती है कि मैरी मॉस्टन किससे मिलती है, शर्लॉक होम्स से मिलती है, उसके घर लंदन में। देन दे मीट थॉडियस जो है थॉडियस शॉल्टो जो है इन अ रन डाउन नेबरहुड ऑफ लंदन। शॉल्टो जो है थॉडियस शॉल्टो जो कि मेजर शॉल्टो का बेटा है बड़ा, वो भी लंदन में रहता है। थॉडियस रिवील्स दैट हिज फादर मेजर शॉल्टो हैड मिस्टेकनली किल्ड कैप्टन मॉस्टन इन लंदन। थॉडियस बताता है क्या कि मेजर शॉल्टो ने गलती से क्या कर दिया, आपस के लड़ाई झगड़े में कैप्टन मॉस्टन जो है वो उसको क्या कर दिया, मार दिया। देन दे गो टू बार्थोलोमे शॉल्टोज हाउस। बार्थोलोमे शॉल्टो जो है वो उसका दूसरा लड़का है, मेजर शॉल्टो का छोटा लड़का है। टू गेट दी ट्रेजर, खजाना लेने के लिए जाते हैं, लेकिन बार्थोलोमे जो है वो अपने घर में क्या पाया जाता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। होम्स फॉलोज जोनाथन स्मॉल एंड टोंगा हु हैव एस्केप्ड बाय अ स्टीम लॉन्च। यानी कि जो जोनाथन स्मॉल है जिसने चोरी किया था और उसके साथ टोंगा जो है, होम्स क्या करता है इन दोनों का पीछा करते हुए उनके पीछे जो है वो जाता था ओवर द रिवर थेम्स, यानी कि थेम्स रिवर है वहां से वो जाता है। व्हेन स्मॉल इज कैप्चर्ड ही टेल्स देम अबाउट द टाइम ही स्पेंट इन इंडिया। अब जब ये जोनाथन स्मॉल जब पकड़ा जाता है तब वो बताता है अपने टाइम के बारे में जो उसने इंडिया में स्पेंड किया और जहां पर उसने क्या किया था, आगरा के खजाने की चोरी की थी। इसीलिए ये जो कहानी है कैप्टन मेजर शॉल्टो, कैप्टन मॉस्टन वेर ऑल्सो एट वन टाइम स्टेशन इन इंडिया। तो जब ये आगरा का खजाना चोरी हुआ उस वक्त मेजर शॉल्टो और कैप्टन मॉस्टन जो है उनकी जो रेजिमेंट थी, उनकी जो पोस्टिंग थी वो कहाँ पर थी, इंडिया में उनकी ड्यूटी थी। इसीलिए कहानी लंदन से होते हुए इंडिया तक पहुँच गई है। सेकेंड है हमारा, The extract begins when Mary Mostyn meets Sherlock Holmes at his house. After that, Holmes
Dr. Watson and Mary visit some places in London. Explain in detail the various places mentioned in the extract. Okay, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सट्रैक्ट जो है जो चालू होता है, मैरी मॉर्स्टन जो है वो आकर मिलती है शर्लॉक होम्स से उसके घर पर. उसके बाद शर्लॉक होम्स, डॉक्टर वॉटसन और मैरी मॉर्स्टन ये तीनों मिलकर किसी एक जगह पर जा रहे होते हैं. तो कौन सी जगहों का नाम स्पेसिफिकली मेंशन है वो हमको क्या करना है, बताना है. तो यहाँ पर है होम्स, डॉक्टर वॉटसन और मैरी जो है वे टेकन डाउन द स्ट्रैंड विच वॉज क्राउडेड, बैडली लिट एंड ह्यूमिड. यानी उस रास्ते के बारे में बात हो रही है जिस रास्ते से उनको लेकर जाया जा रहा था वो काफ़ी ख़राब रास्ता था और वहाँ पर उस वक्त एटमॉस्फेयर भी जो था वो अच्छा नहीं था. ऑल काइंड ऑफ पीपल, सैड, हैप्पी, ओल्ड, यंग कुड बी सीन मूविंग अबाउट इन द डिम लाइट. हर तरीके के लोग जो है उस वक्त दिखाई दे रहे थे. बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, खुश भी थे, दुखी भी इंसान थे, हर तरीके के इंसान वहाँ पर दिख रहे थे. वॉटसन फाउंड इट एरी एंड घोस्ट लाइक एंड ही फेल्ट नर्वस एंड डिप्रेस्ड. अब जिस एरिया की तरफ वो लोग बढ़ते जा रहे थे तो थोड़ा सा उसको एक डर आ रहा था क्योंकि धीरे धीरे लाइट जो है वो और ज़्यादा डिम होते जा रही थी. एक अनजान से रास्ते पे हम जा रहे थे, वो थोड़ा सा डर चुका था. देन दे रीच द लीसियम थिएटर. अब वहाँ पर वो लोग कहाँ पहुँचते हैं, लीसियम थिएटर जो है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं. वे द क्राउड्स वे पोरिंग इन, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड एक साथ आ चुका था. अ कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ हॉर्स कैरेजेस यानी कि घोड़ा गाड़ी जो है वो वहाँ पर बहुत सारी दिखाई दे रही थी. उसी के साथ साथ स्टाइलिश पीपल गेटिंग आउट ऑफ देम, जो अमीर लोग हैं बड़े वो उस घोड़ा गाड़ी से उतरते हुए दिखाई दे रहे थे. उसी के साथ साथ नियर द लीसियम थिएटर उसके पास क्या बोला जा रहा है, दे वेर मेड बाय अ कोचमैन. तो वो लोग किससे मिलते हैं, एक आदमी से मिलते हैं. कौन है ये आदमी, जिसको उस अनजान इंसान ने भेजा है लेने के लिए. वो टुक देम इन हिज कोच, जो अपने साथ उनको लेकर जाता है. तो जब वो उनको लेकर जाता है तो देखो आपको याद होगा हमारे जो शर्लॉक होम्स है वो एक एक रोड का नाम जो है वो ध्यान से ले रहे होते हैं कि अभी कौन सा एरिया आया है. राइट, तो कौन से रास्ते से लेकर जाता है, कौन से रास्ते का नाम दिया, एक तो रोचेस्टर रो से लेकर गया और विंसेंट स्क्वायर आता है, फिर वॉक्स हॉल आता है, ब्रिज रोड. तो ये जगहों के नाम बताए गए हैं. दे वेर ऑन द सरी साइड ऑन द ब्रिज फ्रॉम वेयर दे गॉट ग्लिम्सेस ऑफ द रिवर. तो ये लोग जहाँ से चल रहे थे, ट्रैवल कर रही थी इनकी गाड़ी, वहाँ से जो है वो उनको नदी की झलक जो है वो दिखाई दे रही थी. और नदी के पास जो है वो पानी जो था वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट वाटर था, वहाँ पर ज़्यादा आवाज़ नहीं थी पानी की. उसी के साथ साथ उसके एंड में जो है जहाँ से रास्ता जो है वो दिखाई दे रहा था तो वहाँ पर स्ट्रीट लैम्प्स जो है वो लगी हुई थी. द कैब देन टुक देम थ्रू अ मेज ऑफ स्ट्रीट्स. अब कैब जो है उनको घुमाते हुए कई रास्तों से, अनजान रास्तों से लेकर जा रही थी. तो होम्स जो है वो सारे रास्तों के नाम पढ़ रहे थे. उसमें से कुछ रास्ते थे वर्ड्सवर्थ रोड, फ्रायरी रोड, लैक हॉल लेन, स्टॉकवेल प्लेस, रॉबर्ट स्ट्रीट एंड कोल हार्बर लेन. दे वेर ऑल रन डाउन प्लेसेस, यानी ये ऐसी प्लेसेस थी जो गुजरते हुए जा रहा था रास्ता. द कैब टुक देम फर्दर टू अ रेदर ग्रिम एंड शेडी नेबरहुड विद डल ब्रिक हाउस. अब जो कैब है उनको कहाँ पर लेकर जाती है, एक ऐसे घर के पास लेकर जाती है जहाँ पर डल ब्रिक हाउसेस है, ईंट के घर बने हुए हैं. चीप एंड शोवी पब्लिक हाउसेस एट दी कॉर्नर. तो पब्लिक हाउसेस है रोड के कॉर्नर में. होम्स mentions that this was not a very fashionable or rich neighborhood. तो यहाँ पर जो गए हैं काफ़ी बहुत ज़्यादा अमीरों का जो बस्ती होती है वैसी बस्ती नहीं थी. This was followed by rows of two-storied villas, जहाँ पर 2-story विला थे, यानी दो माले के जो घर होते हैं वैसे थे. Each with a small front garden, और हर एक के पास घर के सामने एक गार्डन हुआ था, छोटा गार्डन. Then again there were never ending lines of new brick buildings. इसी के साथ साथ फिर उसके आगे न्यू ब्रिक बिल्डिंग्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, which were an extension of the city. यानी कि इससे पता चलता है कि यहाँ से सिटी की शुरुआत जो है वो हो गई क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो स्टार्ट हो गई थी. द हाउसेज इन द एरिया वेर ऑल डार्क एंड अपीयर्ड अनइनहैबिटेड. तो जितने भी घर थे वो काफ़ी ज़्यादा जैसे डल लग रहे थे, जैसे गाँव के घर होते काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, तो उस तरीके के घर दिखाई दे रहे थे. At last the cab drew up at the third house in a new terrace which was also dark except for a light in the kitchen. यानी कि अब एक ऐसे घर की तरफ लेकर गया जो कि तीसरा घर था वहाँ से, जिसमें न्यू टेरेस था और उसी के साथ साथ it was very dark except for a light in the kitchen, यानी किचन की लाइट चालू थी. When they knocked, the door was opened instantly and an oriental figure of a servant clad in a yellow turban. यानी कि जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से एक नौकर जो है वो आता है विद लूज फिटिंग क्लोथ्स, यानी कि कपड़े जो है काफ़ी ढीले ढाले से उसने पहन रखे हैं. येलो शैश स्टूड देयर. इट वॉज स्ट्रेंज टू फाइंड एन ओरिएंटल फिगर फ्रेम्ड इन द डोरवे ऑफ अ चीप सबर्बन हाउस. तो ऐसे घर जहाँ पर हम देख रहे हैं, जहाँ पर किस तरीके के लोग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जिनको देखकर लगेगा काफ़ी ज़्यादा गरीबी थी. तो ऐसे घर में आने का तो हम लोग थोड़े से शॉक्ड हो गए कि ऐसे कैसे एक घर में यहाँ पर एक नौकर या एक सर्वेंट जो है वो रहता है. तो बेसिकली दैट वॉज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. Okay,
Next question says, basically the setting of the extract is in London, but it has some references of India too. Explain how settings of the extract contribute to the theme of the novel. अब हमको बताना है, वापस से बताना है कि लंदन में शुरुआत हुई है कहानी की, लेकिन इंडिया में इसकी जड़ें जो है वो कैसे फैल गई, तो हमको उसके बारे में बताना है। बच्चों, जैसे हमने देखा कि लंदन में शुरुआत होती है, मैरी मॉस्टन जो है वो लंदन में रहती है, मेजर शॉल्टो लंदन में रहते हैं, शर्लॉक होम्स भी और डॉक्टर वॉटसन भी लंदन में ही रहते हैं। वो जाती है शर्लॉक होम्स के पास अपना केस लेकर और उनको बताती है कि कैसे हर साल 6 साल से पहले तो एक एडवर्टाइजमेंट आया था जिसमें मेरा एड्रेस मांगा गया, तो मैं जहाँ पर काम करती थी मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे एडवाइस किया कि अपना एड्रेस दे दो, तो मैंने दे दिया। उस दिन से मुझे हर साल 6 साल तक अभी तक जो है वो एक रेयर पर्ल यानी मोती जो है वो काफ़ी महंगा लगता है मुझे, ये मोती जो है वो मुझे रिसीव हो रहा है। अब 6 साल बाद जाकर आज मुझे मॉर्निंग में क्या मिला है, एक लेटर मिला है। वो लेटर मुझे क्या बोलता है, एक अनजान जगह पर मुझे बुलाता है। तो शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन क्या बोलते हैं, हम आपको एक्कम्पनी करेंगे वहाँ तक जाने के लिए। तो जैसे धीरे 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 अपनी सूझबूझ से पता लगाता है शर्लॉक होम्स, क्या पता लगाता है कि जो मेजर शॉल्टो उसके फादर के सिर्फ एक ही दोस्त थे जो लंदन में रहते थे। तो पता लगाता है कि मेजर शॉल्टो जो है वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया था मैरी मॉस्टन के फादर को मैंने ही मार दिया है गलती से। तो अपने बड़े बेटे को बोलते हैं कि किसी तरीके से मैंने जो खजाना चुराया था उसका कुछ हिस्सा जो है वो किसको देना, मिस मॉस्टन जो है वो उसको, मैरी मॉस्टन जो है हमारी, उसको दे देना। लेकिन होता क्या है, उन लोगों को खजाना जो है वो नहीं मिलता है, वो खजाना वापस वहाँ से चोरी होता है। तो कौन चोरी करता है, जोनाथन स्मॉल और टोंगा जो है हमारे 2 कैरेक्टर, वो क्या करते हैं, खजाना चोरी कर लेते हैं। चोरी करके वहाँ से निकल के बार्थोलोमियो को मारकर फिर वहाँ से वो निकल जाते हैं। फिर धीरे 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 शर्लॉक होम्स जब सारी चीज़ों का पता लगाता है तो जाकर वो फिर से उनका पीछा करता है। जैसे पीछा करता है, जोनाथन स्मॉल को पकड़ लेता है और टोंगा को मार दिया जाता है। जोनाथन स्मॉल जो है वो क्या बताता है कि मैंने इंडिया से जाकर आगरा का एक खजाना है बहुत बड़ा जिसको मैंने चुराया था, और उस वक्त 2 मेजर कैप्टन थे जो जिसकी पोस्टिंग वहाँ पर थी। तो वो थे हमारे मेजर शॉल्टो और हमारी मैरी मॉस्टन जो है उसके फादर मिस्टर मॉस्टन। तो बेसिकली ये थी हमारी स्टोरी जिसके अंदर बताया गया है कि कैसे इस स्टोरी की शुरुआत तो लंदन से हुई, लेकिन उसकी जो जड़ें है वो कहाँ पर बसी थी, इंडिया में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस इन द एक्सट्रैक्ट। अब हर एक जगह के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो उन जगहों के बारे में हमको बताना है। सबसे पहला है हमारा लंदन, जो केस की शुरुआत होती है, मैरी मॉस्टन जब शर्लॉक होम्स से मिलने आती है और डॉक्टर वॉटसन से मिलने आती है, तो केस की शुरुआत ही लंदन से हुई है। और ये सबके सब कैरेक्टर्स जो है हमारे लंदन में ही रहते हैं। जिससे मिलने जाते हैं थॉडियस शोल्टो, वो भी लंदन में रहता है। दे ऑल्सो चेज जोनाथन स्मॉल एंड टोंगा इन लंदन। तो जब वो लोग पीछा कर रहे होते हैं जोनाथन स्मॉल और टोंगा का, वो भी लंदन में रहते हैं। तो स्मॉल देन नरेट्स द एंटायर स्टोरी, और इसके साथ साथ जोनाथन स्मॉल जो है वो पकड़ा भी लंदन में जाता है, उसकी सारी स्टोरी जो है वो लंदन से रिलेटेड कैसे रहती है वो बताता है, सब कुछ नरेट करता है। नेक्स्ट है हमारा लीसियम थिएटर। अब लीसियम थिएटर जो है वो एक अनजान इंसान ऐसा एक लेटर भेजता है मैरी मॉस्टन को, भेजकर क्या बोलता है कि तुमको मुझे शाम को यहाँ पर मिलने आना है। कहाँ आना है, शाम के 7 बजे लीसियम थिएटर में मिलने आना है। नेक्स्ट जो हमारी जगह है वो है हमारी एडिनबर्ग। अब एडिनबर्ग जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पर मैरी मॉस्टन ने अपनी जो चाइल्डहुड है, 17 साल की उम्र तक की अपनी एज जो है वो उसने कहाँ निकाली है, एडिनबर्ग में ही निकाली है, अपना चाइल्डहुड वही बिताया है। नेक्स्ट है हमारा आगरा। अब आगरा जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत बड़ा खजाना जो है जोनाथन स्मॉल ने क्या किया था, लूटा था। किसके कहने पर, अपने जो चार ऐसे लोग थे जो अरब्स आए थे, उन्होंने उसको बोला था लूटना है आगरा का खजाना, जिनकी बात सुनकर जोनाथन स्मॉल ने क्या किया था, उस खजाने को लूटा था। नेक्स्ट है हमारा अंडमान आइलैंड। अंडमान आइलैंड जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पर जोनाथन स्मॉल को अरेस्ट किया गया था और उसको जेल में रखा गया था अंडमान आइलैंड के सबसे पहले की बात है। ये जब उसको शर्लॉक होम्स पकड़ते हैं तभी की बात नहीं है। जोनाथन स्मॉल जब पहले चोरी करता है और वो पकड़ा जाता है, जहाँ पर पोस्टिंग रहती है मेजर शॉल्टो की और मॉस्टन की, तो वहाँ पर वो पकड़ा गया था, तो अंडमान आइलैंड में उसको रखा गया था। 20 साल बाद स्मॉल मेड अ डील विद जॉन शॉल्टो एंड आर्थर मॉस्टन हु वेर द प्रिजन गार्ड्स। अब जॉन शॉल्टो जो है, जिसको हम मेजर शॉल्टो बोलते हैं, उनका पूरा नाम है जॉन शॉल्टो, और आर्थर मॉस्टन जो है, जो मैरी मॉस्टन के फादर है, ये लोग वहाँ पर गार्ड्स हुआ करते थे। शॉल्टो वुड रिकवर द ट्रेजर एंड इन रिटर्न सेंड अ बोट टू पिक अप स्मॉल इन द सिक्स। शॉल्टो क्या करता है, खजाना लेता है और बोलता है कि मैं बदले में एक बोट भेज दूंगा और तुम लोगों को भेज दूंगा। लेकिन शॉल्टो क्या करता है, डबल क्रॉस करता है। किसको करता है, मॉस्टन को भी करता है, जोनाथन स्मॉल को भी करता है, एंड स्टोल द ट्रेजर फॉर हिमसेल्फ, और खजाना चुरा कर अपने पास रख लेता है। Small vowed vengeance and 4 years later escaped from the Andaman Island with an islander named Tonga
आफ्टर दे बोथ किल्ड अ प्रिजन गार्ड। अब जोनाथन स्मॉल जो है वो क्या करता है, वो उसके अंदर गुस्सा आता है, उसे रिवेंज लेना होता है, बदला लेना होता है। तो क्या करता है, कुछ साल बाद वो उस जेल से क्या करता है, अंडमान आइलैंड की जो जेल में था वहाँ से वो किसी प्रिजन को मारता है, और मारने के बाद वहाँ से क्या करता है वो और उसके साथ उसका एक साथी होता है टोंगा, जो अंडमान आइलैंड को ही बिलोंग करता है, वहाँ का एक नेटिव, एक रहीवासी रहता है, उसके साथ मिलकर एक प्रिजन गार्ड को मारता है और मारकर वहाँ से क्या करता है, वो भाग जाता है। तो ये था हमारा अंडमान आइलैंड के बारे में। ओके, complete which places, cities in India and England where which are mentioned have appeared in the extract, describe their importance। तो कौन सी जगहों के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया हमको बताना है। इंडिया में जो है अंडमान आइलैंड और आगरा के बारे में दिया है। अंडमान आइलैंड जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पर मेजर शॉल्टो और कैप्टन मॉस्टन जो है उनकी पोस्टिंग थी, वे इंचार्ज ऑफ द ट्रूप्स। जोनाथन स्मॉल वॉज ऑल्सो इम्प्रिजन हियर, और यहीं पर क्या था, जोनाथन स्मॉल जो है वो भी यहाँ पर जेल में रखा गया था। अब दूसरा दिया है आगरा के बारे में। आगरा में जोनाथन स्मॉल जो है वो क्या था, वो एक गेट कीपर था, वो रक्षा करने वाला था वहाँ पर, लेकिन अल्टीमेटली उसने क्या किया, आगरा के ही फोर्ट्रेस में क्या किया, वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको मारकर वहाँ से उसने क्या कर दिया, जितने भी खजाने थे उसकी चोरी कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा इंडिया का पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। बॉम्बे के बारे में दिया हुआ है। बॉम्बे के बारे में हमको क्या बताया गया है, जहाँ पर मेजर शॉल्टो, जो जॉन शॉल्टो है हमारे, और कैप्टन मॉस्टन है, ये लोग 34th बॉम्बे इन्फेंट्री के बारे में वहाँ पर मेंशन किए, जहाँ पर उनका रेजिमेंट ट्रूप जो है वो हुआ करता था। अब बात करेंगे हम लंदन के जगहों की। बेकर स्ट्रीट, बेकर स्ट्रीट जो है वो रेसिडेंस है, घर है, किसका है, शर्लॉक होम्स का और डॉक्टर वॉटसन का। तो रेसिडेंस यानी कि घर है शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन का यहाँ पर। दिस वाज द प्लेस विच मैरी मॉस्टन विजिटेड टू कंसल्ट होम्स। तो जब मैरी मॉस्टन जाती है बेकर स्ट्रीट में जाती है, किससे मिलने, शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन से। दिस वॉज द प्लेस। सेकेंड है हमारा लंगम होटल। लंगम होटल कौन सा होटल है, जहाँ पर मैरी मॉस्टन के फादर ने उसको बुलाया था कि मैं अभी लंगम होटल में रुकूंगा, आकर रहने वाला हूँ वहाँ पर, तो तुम भी मुझसे आकर वहीं पर मिलना। तो लंगम होटल के बारे में जो बताया है, लेकिन वहाँ पर जैसे ही मैरी मॉस्टन जाती है उसके पहुँचने के पहले ही उसके फादर जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीसियम थिएटर। लीसियम थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक अनजान इंसान ने किसको बुलाया था, मैरी मॉस्टन को बुलाया था मिलने के लिए, और बताता भी है उसको कि तुम्हारे फायदे की बात है, अगर यकीन ना हो तो अपने साथ 2 दोस्तों को लेकर आ सकती हो, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना है। तो लीसियम थिएटर के पास उसको कहाँ जाना था, लीसियम थिएटर से जो 3rd पिलर आता है उस तरफ उसको जाकर खड़े रहना है। रिवर थेम्स, रिवर थेम्स जो है, जोनाथन स्मॉल जो है यहाँ से भागने की, जब वो बार्थोलोमियो शॉल्टो को मारता है, मेजर शॉल्टो के बेटे को मारता है जब, तो उसको मारने के बाद वो बोट लेकर टोंगा के साथ वहाँ से निकल जाता है। तो जहाँ से निकलता है वो है रिवर थेम्स, जहाँ पर जाकर उसको क्या कर लिया गया था, पकड़ा गया था। हिज एकम्प्लिस यानी उसका साथीदार जो था इस गुनाह में टोंगा, उसको क्या किया गया था, उसको मार दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। अब थीम हमको क्या बोलता है, राइट इन ब्रीफ द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो ये जो थीम हमको बोल रहा है, तो ये पूरी स्टोरी किसके आसपास घूम रही है, ये जो स्टोरी घूम रही है, इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द मिस्ट्री ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ मैरी मॉस्टन्स फादर, और उसी के साथ साथ रिसिप्ट ऑफ एक्सपेंसिव पर्ल्स बाय मैरी, यानी कि जो उसको महंगा से महंगा मोती आता है मैरी को, एंड दी मिस्टीरियस लेटर रिसीव्ड बाय हर। तो ये स्टोरी किस चीज़ के पास घूम रही है, एक तो मैरी मॉस्टन के फादर जो है वो गायब हो गए, मैरी मॉस्टन को हर साल कोई एक्सपेंसिव पर्ल भेज रहा है, और उसी के साथ तो उसको क्या होता है, एक दिन एक अनजान इंसान से लेटर आता है कि उसको आकर मिलना है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द जर्नी ऑफ, और इसी के साथ साथ किसकी जर्नी बताइए, शर्लॉक होम्स की, डॉक्टर वॉटसन की, एंड मैरी मॉस्टन की, जिसको एक स्ट्रेंज घर पे जाना पड़ता है टू मीट द राइटर ऑफ द मिस्टीरियस लेटर। द थीम ऑफ द नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड द आगरा ट्रेजर। तो मेन हमारा आगरे का खजाना है जो चोरी हुआ था, उसके आसपास ये स्टोरी घूम रही है। The shallowness of wealth and the destruction that can come through it is also emphasized in the novel। अब ये जो इतना पैसा है जो आया है, जो चोरी हुआ है खजाना, उसकी वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी स्टोरी के अंदर, ये भी इस एक्सट्रैक्ट के अंदर बताया है। नेक्स्ट आता है हमारा राइट 4 to 5 सेंटेंसेस अबाउट द मीटिंग ऑफ मिस मॉस्टन विथ होम्स। तो हमको क्या बताना है यहाँ पर कि मॉस्टन जो है, मिस मॉस्टन, उसकी जो मीटिंग हुई थी शर्लॉक होम्स के साथ में, तो उसके बारे में 4 से 5 सेंटेंस में हमको बताना है। ओके, तो मिस मॉस्टन जो है वो किसको मिलती है, होम्स और डॉक्टर वॉटसन जो है उनको मिलती है उनके घर पर इन बेकर स्ट्रीट।
अब वहाँ पर वो डिस्कस करती है अपने फादर के बारे में जो कुछ साल पहले गायब हो चुके थे, और उनके गायब होने के बाद क्या हुआ था, 6 साल से उसको एक लेटर, 6 साल से उसको एक पर्ल मिल रहा है। उसी के साथ साथ एक मिस्टीरियस लेटर भी उसको आज सुबह मिला है जो उसको बोलता है क्या कि तुम्हारी कुछ फ़ायदे की बात है, तुम जो है वो मुझसे क्या करो, मिलने आओ। शी शोड होम्स द पर्ल्स, द बॉक्सेस इन विच दे हैड कम एंड द लेटर। तो वो शर्लॉक होम्स को क्या बताती है मिस मॉर्स्टन, जो पर्ल्स मिले हैं 6 के 6 बताती है, उसी के साथ साथ क्या बताती है, जो बॉक्सेस आए हैं जिसके अंदर वो पर्ल्स आए हैं वो बताती है, और साथ में जो लेटर आया है वो बताती है। देन दे प्लान टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड मीट द राइटर ऑफ द लेटर। तो ये देखकर जब उन लोग को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप जो आओगे मुझसे मिलने के लिए लीसियम थिएटर के 3rd पिलर टू द लेफ्ट में, तो वहाँ पर आप किसी को अपने साथ, अगर भरोसा नहीं है, आपके फ़ायदे की बात है, भरोसा नहीं, अपने साथ 2 दोस्तों को लेकर आओ, लेकिन पुलिस को मत लेकर आना। तो ये जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ये इंस्ट्रक्शन शर्लॉक होम्स, मैरी मॉर्स्टन और डॉक्टर वॉटसन फॉलो करते हैं। अब हमको बताना है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ द नॉवेल द साइन ऑफ 4। अब ये साइन ऑफ 4 क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है इस टाइटल का। सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट इज द सर्च ऑफ द सोल्यूशन टू मैरी मॉर्स्टन्स केस, यानी मैरी मॉर्स्टन के केस की जो है छानबीन चल रही है यहाँ पर। मैरी मीट्स होम्स टू आस्क हिज एडवाइस अबाउट द डिसअपियरेंस ऑफ हर फादर, द रिसीट ऑफ एक्सपेंसिव पर्ल्स एंड द मिस्टीरियस लेटर। तो यानी कि वो मिलती है शर्लॉक होम्स से जाकर, क्योंकि उसको एडवाइस चाहिए अपने फादर के गुमनाम हो जाने के ऊपर। उसी के साथ साथ एक्सपेंसिव पर्ल मिल रहे हैं और उसके साथ जो लेटर मिल रहा है उसके बारे में उसने डिस्कशन किया शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन से। इसी के साथ साथ वो तीनों जो है एक शॉर्ट ट्रिप पर निकल गए, किससे मिलने के लिए, वो जो एनोनिमस राइटर है, जो अनजान इंसान है, जो मैरी मॉर्स्टन को पर्ल्स बेचता है, उसको मिलने चले गए हैं। This is Watson's first meeting with Miss Morstan and the beginning of his attraction towards her। अब ये जो है एक ऐसी मीटिंग रही है जिसमें डॉक्टर वॉटसन और मैरी मॉर्स्टन पहली बार मिले हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी हमारी मिस मॉर्स्टन डॉक्टर वॉटसन को। नेक्स्ट है हमारा गिविंग रीजंस। द आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली एंड अंडरलाइन। मिस मॉर्स्टन प्लान्स टू मीट शर्लॉक होम्स। अब मिस मॉर्स्टन जो है उसको शर्लॉक होम्स से मिलना था। क्यों मिलना था? क्योंकि उसको एडवाइस चाहिए था, किसके बारे में, अपने फादर के गायब होने के बारे में, एक्सपेंसिव पर्ल्स रिसीव करने के बारे में, और उसी के साथ साथ मिस्टीरियस लेटर जो मिलता है उसके बारे में उसे डिस्कशन करना था। तो बच्चों इसी तरीके से सारे क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। मिस मॉर्स्टन गिव्स द रेफरेंस ऑफ मिसेस सेसिल फॉरेस्टर। क्यों सेसिल फॉरेस्टर के बारे में बताती है, जो उसके एम्प्लॉयर है? क्योंकि शर्लॉक होम्स ने किसी वक्त उसकी जो एम्प्लॉयर है सेसिल फॉरेस्टर, जिसका कुछ डोमेस्टिक केस था, उसको सॉल्व किया था, इसलिए वो उसका रेफरेंस दे रही होती है। इट्स अ सिंगुलर केस। ये एक सिंगुलर केस है। क्यों? बिकॉज मिस मॉर्स्टन्स फादर हैड कम बैक इंग्लैंड एंड कॉन्टैक्टेड हर एंड हैड सीम्ड हैप्पी आफ्टर फिक्सिंग अ मीटिंग विथ हर एट हिज होटल. He had suddenly disappeared and was never seen again. Even his only friend in town, Major Sholto, had not known either of his arrival or disappearance. तो ये केस सिंगुलर केस क्यों बोला गया है? क्योंकि मैरी मॉर्स्टन जो है उसके डैड जब इंग्लैंड में आए तो उन्होंने ये बात सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को बताई थी, और इसी के साथ साथ उससे मिलने वाले थे, लेकिन मिलने के पहले पहले क्या हो गए, गायब हो गए। और इसके साथ साथ उन्होंने किसको इन्फॉर्म किया था? मेजर शॉल्टो को। मेजर शॉल्टो जो उनके इकलौते दोस्त हैं, उनको भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपनी बेटी को दी थी, उसके अलावा किसी को इस बारे में नहीं मालूम था। Holmes needed some reference to find out details about Major Sholto, who was the only friend Mary's father had in England and who had said that he did not know about his arrival in England. होम्स को कुछ रेफरेंसेस चाहिए थे, क्योंकि उसको पता लगाना था क्या, मेजर शॉल्टो के बारे में डिटेल्स। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में तो वो भी रहते हैं, इकलौता दोस्त है, तो उसको कैसे पता नहीं था कि जो हमारे मॉर्स्टन जो है, मिस्टर मॉर्स्टन, मैरी मॉर्स्टन के फादर, वो इंग्लैंड में आई है, उसको कैसे पता नहीं था। नेक्स्ट है, मिस मॉर्स्टन रिसीव्ड अ पर्ल एवरी ईयर। क्यों रिसीव किया उन्होंने पर्ल? व्हेन शी रिप्लाइड टू एन एडवर्टाइजमेंट आस्किंग फॉर एड्रेस एडिंग दैट इट वुड बी टू हर एडवांटेज। तो हर साल उसको एक पर्ल मिलता था। क्यों मिलता था? क्योंकि एक एडवर्टाइजमेंट आया था न्यूज़पेपर में जिसने मैरी मॉर्स्टन का एड्रेस मांगा था, और उसने उसके बदले में रिप्लाई किया था, अपना एड्रेस भेजा था। कोचमैन कन्फर्म दैट नीदर ऑफ मिस मॉर्स्टन्स कंपेनियंस वॉज अ पुलिस ऑफिसर। कोचमैन जो उनको लेने आया था लीसियम थिएटर के पास, उसने क्यों इंक्वायरी की कि आप में से कोई पुलिस ऑफिसर है या नहीं है? बिकॉज द कंडीशन मेड बाय द राइटर ऑफ द मिस्टीरियस लेटर हुम दे वर गोइंग टू मीट। क्योंकि ये कंडीशन किसने रखी थी? एनोनिमस, वो अनजान इंसान ने रखी थी, जिसने मैरी मॉर्स्टन को मिलने बुलाया था कि आप अपने साथ दोस्तों को लेकर आओ, लेकिन पुलिस वालों को लेकर नहीं आओ। तो ये कंडीशन रखने की वजह से जो कोचमैन उनको रिसीव करने आया था, उसने इंक्वायरी की थी कि आप लोगों में से कोई पुलिस ऑफिसर तो नहीं हो। ओके,
नेक्स्ट जो हमारी शुरुआत होती है वो है लैंग्वेज की। एलैबोरेट द फॉलोइंग लाइंस इन द लाइट ऑफ नॉवेल और एक्सट्रैक्ट द साइन ऑफ 4। अब साइन ऑफ 4 के बारे में हमको एलैबोरेट करना है, थोड़ा और बताना है। यू रियली आर एन ऑटोमेटन अ कैलकुलेटिंग मशीन। अब तुम जो है वो एक कैलकुलेटिंग मशीन हो। तो ये चीज़ किसने बोला था? डॉक्टर वॉटसन ने बोला था। किसको? शर्लॉक होम्स को बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता था प्रॉब्लम के ऊपर और हमेशा एंथुजियास्टिक होता था, एनर्जेटिक होता था। इमोशंस के ऊपर ध्यान नहीं देते हुए किस पे ध्यान देता था? फैक्ट्स और फिगर के ऊपर ध्यान देता था। तो वो हर एक क्लाइंट को इक्वली ही ट्रीट करता था। द लेटर स्पीक्स ऑफ गिविंग हर जस्टिस, डिस्कस। नाउ ये किसने बोला है? होम्स ने बोला है डॉक्टर वॉटसन को, व्हेन दे आर डिस्कसिंग द लेटर दैट मिस मॉर्स्टन हैज रिसीव्ड फ्रॉम एन अननोन पर्सन। अब ये जो लेटर उसके पास आता है, अनजान लेटर, तो होम्स, शर्लॉक होम्स ने क्या बोला? ये लड़की जो आई है हमारे पास केस लेकर, मिस मॉर्स्टन, उसको किसी तरीके का इंसाफ दिलाने के लिए जो है वो लेटर दिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि उसने फाइंड आउट किया अपनी डिटेल स्टडी से कि हर साल इसको क्या आ रहा है, 6 पर्ल्स मिलते हैं। हर साल एक एक पर्ल मिले हैं, तो 6 साल से उसको 6 पर्ल्स मिले हैं। लेटर जो है उसको बोलता है तुम्हारे फ़ायदे की बात है, लेकिन पुलिस वालों को लेकर नहीं आना। तो उससे कहीं ना कहीं उसको क्या समझ में आया कि ये हम किसी को कोई चीज़ क्यों देंगे, फ्री में तो हम देंगे नहीं किसी को अपने बिना किसी फ़ायदे के लिए। तो अगर किसी इंसान के लिए हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतना रेयर पर्ल भेज रहे, हो सकता है उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई हो और ये लेटर उसको जस्टिस दिलाने के लिए होगा। Our quest does not appear to take us to a very fashionable regions. These words are said by Holmes to Watson and Mary Morstan when they are being driven by the coachman to some strange place. अब ये जो बोल रहा है our quest, यानी हमारी जो खोज चल रही है जहाँ पर हमको जाना है, तो हम ये नहीं सोच सकते कोई बहुत ज़्यादा फैशनेबल, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे एरिया में हमको लेकर जाएंगे, ऐसे ही किसी एरिया में जा सकते हैं हम। तो ये वर्ड्स होम्स ने बोला था डॉक्टर वॉटसन और मैरी मॉर्स्टन को। क्यों? क्योंकि कोचमैन उनको एक अनजान सी जगह पर लेकर जा रहा था जहाँ पर बहुत ही नैरो स्ट्रीट्स था, अनफ्रेंडली और ग्रिम नेबरहुड था, जहाँ पर डल ब्रिक रो हाउसेस थे वहाँ पर, उसी के साथ साथ चीप शोवी पब्लिक हाउसेस एट द कॉर्नर। और इसीलिए होम्स मेंशंस दैट दिस वाज नॉट अ वेरी फैशनेबल और रिच नेबरहुड। इसलिए उसका बोलना था ये कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर हर कोई उठकर जाए। तो इतना फैशनेबल या इतनी अच्छी चमकदार चमक धमक वाली जगह जो है वो डेफिनेटली नहीं है। नेक्स्ट है हमारा फॉलोइंग आर सम डायलॉग्स ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स इन द एक्सट्रैक्ट, फाइंड आउट हु द स्पीकर इज इन हिज और टोन स्टाइल सिग्निफिकेंस ऑफ द डायलॉग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ डायलॉग्स यहाँ पर मेंशन है, किसने बोला है, किसको बोला है, उस डायलॉग का टोन हमको बताना है, किस वे में उस डायलॉग को बोला गया है। पहला है हमारा डायलॉग, यू हैव वंस एनेबल्ड माई एम्प्लॉयर मिस सेसिल फॉरेस्टर टू अनरावल अ लिटिल डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन। अब बच्चों ये यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है हमको, मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट वाला डायलॉग जो है वो किसने बोला है? स्पीकर ने बोला है, मिस मॉर्स्टन ने शर्लॉक होम्स को बोला। कब बोला? जब वो रेफरेंस में बता रही थी कि आपने मेरे एम्प्लॉयर की हेल्प की थी, तो उसने कौन से टोन में बोली है? बड़े ही पोलाइट टोन में बोली है, कल्चर यानी मैनर्स के साथ बोली है। मैरी प्रूव्स हर आइडेंटिटी एंड हाउ शी केम टू नो अबाउट शर्लॉक होम्स। तो ये जब हम किसी का रेफरेंस देकर बताते हैं तो अल्टीमेटली हम अपनी आइडेंटिटी बताते हैं ना कि इस इंसान ने मुझे भेजा है आपसे मिलने के लिए। तो बहुत ही पोलाइट, कर्टस और मैनर्स वाले उसके टोन थे। सेकंड है यू विल, आई एम श्योर, एक्सक्यूज मी। तो ये कौन बोलता है? वॉटसन बोलता है मिस मॉर्स्टन और शर्लॉक होम्स को। Polite and courteous, Watson wants to make a good impression on Miss Morstan and doesn't want to poke his nose if he is not wanted. तो यहाँ पर क्या होता है? मिस मॉर्स्टन और शर्लॉक होम्स को कौन ये डायलॉग बोलता है? वॉटसन बोलता है। क्यों? क्योंकि उनको एक्सक्यूज करके वहाँ से उठ के वो जा रहा होता है, क्योंकि उसको एक तो मैरी मॉर्स्टन को इंप्रेस करना है और दूसरा उसको ये भी बोल रहा है कि मैं तुम दोनों के कॉन्वर्जेशन में अपनी नाक नहीं डालना चाहता हूँ। नेक्स्ट है योर स्टेटमेंट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, हैज़ एनीथिंग होम्स एल्स ऑकर्ड टू यू। तो शर्लॉक होम्स जो है मिस मॉर्स्टन को बोलता है उसकी कहानी सुनकर, एक्नॉलेजिंग द स्टोरी टोल्ड बाय मिस मॉर्स्टन एंड ट्राइंग टू गेट फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो बड़ी ही पोलाइट टोन में उसको बोलता है तुम्हारी स्टोरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आगे मुझे बताओ और क्या बताना है। तो उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सर्च करनी होती है, गैदर करनी होती है, इसीलिए वो मिस मॉर्स्टन को बोलता है। नेक्स्ट है हमारा आर यू द पार्टीज हु कम विथ मिस मॉर्स्टन। तो ये जो कोचमैन जो लेटर के थ्रू जो लेने आता है उन लोगों को लिसियम थिएटर में, वो सवाल पूछता है किसको? शर्लॉक होम्स और वॉटसन को। फर्म होता है, एक थोड़ी सी आवाज़ में कड़क होता है, लेकिन रिस्पेक्टफुली पूछता है, कोई इंसल्ट करके नहीं पूछता है। कॉशियस, थोड़ा सा सोच समझ के पूछता है। एंड आस्किंग फॉर एफर्मेशन, यानी पॉजिटिव आंसर का वो वेट करता है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि जिसने भी बुलाया था वो, उसकी कंडीशन थी कि वो नहीं चाहता है कोई पुलिस वाला यहाँ पर आए, और उसी के साथ साथ जिसने उसको इनवाइट किया है वॉज बीइंग वेरी कॉशियस एंड चेकिंग देम आउट, और वो इंसान उनके ऊपर नज़र रख रहा था, इसके लिए वो ये सवाल करता है। लास्ट है हमारा द साहिब अवेट्स यू। तो साहिब कौन है यहाँ पर? जो बुलाता है मिलने के लिए,
उसके बारे में बात हो रही है। एनोनिमस, हमारा वो अनजान इंसान, हमारा अननोन फ्रेंड जो हमको बुलाता है मिलने, उसकी बात हो रही है। तो ये कौन बोलता है? खिदमतगार। खिदमतगार कौन है? एक मेल सर्वेंट है जो वहाँ पर काम करता है। तो ये बोलता है मिस मॉस्टन को, शर्लॉक होम्स और वॉटसन को, और उसी के साथ साथ बड़े ही रिस्पेक्टफुल और फॉर्मल तरीके से वो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो देता है। ओके तो स्टूडेंट्स, इसके साथ जो है हमारा साइन ऑफ 4 का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कंप्लीट होता है। चैप्टर की लिंक ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और इन केस कोई एडवाइस या सजेशन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून टू आवर लेक्चर्स।